क्या करे वो, उसमें एवरेज करे या जो ज्यादा प्रीमियम है उस पर थोड़ा कैपिटल निकाल ले? वो उस जो बीच का डायलेमा है ना, उसमें फंस गए हैं। तो क्या करना चाहिए इस डायलेमा में? नहीं, तो जैसे गौरांग ने कहा अभी, आई थिंक मैं गौरांग सर से भी सवाल लूंगा इसका, गौरांग सर से भी इसके ऊपर राय लूंगा, लेकिन अभी आप बताओ जरा इसके बारे में क्या करना चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली, जैसे गौरांग ने कहा अभी कि आई थिंक जो सेक्टर्स होते हैं और जो स्टॉक्स होते हैं वो सेक्टर्स में, अ लो पीई स्टॉक डज नॉट नेसेसरीली मीन कि स्टॉक चीपली वैल्यूड है और वहां पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त आएगी, क्योंकि लार्जर कैप स्टॉक्स हैव मूव्ड सिग्निफिकेंटली। लो पीई स्टॉक्स इसीलिए भी होते हैं क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ शायद आ नहीं रही है, टॉप लाइन कंपेयर टू इट्स पीयर शायद ये बना नहीं पा रहे हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं ये शायद कंपेयर टू इट्स पीयर सेट थोड़े इंफीरियर क्वालिटी के हैं। इसलिए आई थिंक जो काफी रिटेल निवेशक जो प्रभावित हो जाते हैं लो प्राइस से, सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो या लो पी से, आई थिंक वो एक बार के लिए फंस जाते हैं और अच्छे खासे समय के लिए फिर फंस जाते हैं। मेरा ओपिनियन बहुत साफ है ये बारे में। अगर आप ऐसे स्टॉक्स ओन करते हैं और अगर आपको अभी भी नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपको एक निश्चय बना के एग्जिट करना चाहिए। एंड यू शुड प्रॉब्ली लुक एट क्वालिटेटिव नेम्स, क्योंकि हमने हमारे स्टडीज में देखा है पिछले कई वर्षों के कि क्वालिटेटिव नेम्स मार्केट साइकिल्स से अच्छी तरह से जूझ भी लेते हैं, एंड मार्केट साइकिल्स से बाहर निकलते वक्त दे अपीयर एज लॉन्ग टर्म लीडर्स एंड विनर्स एज वेल। इसलिए हमारी जो ओनिल मेथोडोलॉजी है, जो लीडर्स पे फोकस करती है, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पे फोकस करती है, हमें लगता है आई थिंक जो लीडरशिप वाले स्टॉक्स हैं ये मार्केट साइकिल्स को भली भांति जानते हैं एंड दे कैन प्ले दिस साइकिल्स वेरी वेरी। तो गौरांग सर, आप क्या मानते हो इसके ऊपर कि ऐसी सिचुएशन में रिटेल निवेशक क्या करे? मैं 100% मेरे प्रिय मित्र मयूरेश से सहमत हूं। देखिए, अगर आप बुरी चीज में और पैसा डालेंगे तो आप कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारते हैं, पैर जाके कुल्हाड़ी पे मारते हैं। तो ऐसी मूर्खता आपको क्यों करनी है, मुझे समझ में नहीं आता। और आपने अपनी पूंजी बहुत मेहनत से कमाई है, उससे ज्यादा मेहनत करके आपने अपनी पूंजी बचाई है, और उस बचत को लेकर के आप निवेश करते हो, तो आपको एक बार नहीं काफी बार सोचना चाहिए। निवेश करने से पहले सवाल पूछना चाहिए। अक्सर हम आपके चैनल के, हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा, सीएनबीसी आवाज के द्वारा हम लोगों तक पहुंच करके ये बोलते हैं कि आप खरीदारी करके प्रश्न मत पूछिए, खरीदारी करने से पहले प्रश्न पूछिए और ये पूछिएगा पहले करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत अभ्यास आपको भी करना चाहिए। जहां तक रही बात अच्छे शेयर्स की, तो वो आपको एक सबक देता है कि आपको अच्छे शेयर्स में क्यों निवेश करना चाहिए और बुरे शेयर से क्यों दूर रहना चाहिए। तो ये अपने आप में अगर आपके पास थोड़ी बहुत समझदारी है तो आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सुमित। थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखें और थोड़ा बहुत ध्यान रख करके निवेश करें। बुरी चीज के पीछे कभी भी आपको दौड़ना नहीं चाहिए, ना ही आपकी पूंजी और डालनी चाहिए, बशर्ते जैसे मेरे मित्र मयूरेश ने कहा वहां से निकल करके अच्छे शेयर्स में जाया। तो अभिषेक सर, एक बात बताओ, एफएमसीजी में जोरदार तेजी आई, बढ़िया मूव आया, लेकिन सबसे बड़ा लीडर एचयूएल चला नहीं और मेरे पास है एचयूएल, तो क्या करूं? क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे पास है, आम रिटेल निवेशक हूं, सबका पोर्टफोलियो बढ़ता दिख रहा है, मेरा एचयूएल नहीं बढ़ रहा है, तो दुख तो होगा ही। जिस दिन मैं एचयूएल से निकलूंगा उस दिन बाकी शेयर गिर जाएंगे, एचयूएल चल पड़ेगा। तो ये सिचुएशन क्या अगर आम रिटेल निवेशक के सामने आ रही है तो वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में? जी बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। एंड अगेन एक लीफ में वहां से भी लूंगा, ऐसा कंटिन्यूएशन जो भी डिस्कशन हो रही थी कि रिटेल निवेशक के पास अगर स्टॉक है तो फिर वो क्या करे। तो देखिए, यहाँ पे पहले तो ये चीज है कि आज की डेट में जो अवेयरनेस है सबके पास काफी है। मुझे नहीं लगता कि समझ और ना समझ की कहीं कहीं कमी है। होता ये है कि लोग होप में बहुत ज्यादा रहते हैं, उम्मीद कि अब मेरा चलेगा, अब मेरा चलेगा। वहां पे वो मोमेंटम को देख के बिलीव कर रहे होते हैं कि भाई मेरा स्टॉक में पार्टिसिपेट करेगा, बट कंपनी के फंडामेंटल को लेके जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो उतने डेप्थ में वो नहीं जा पाते। दूसरी बात है कि जैसे एचयूएल है, अगर किसी को एफएमसीजी पे बुलिशनेस है तो डेफिनेटली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, आपको कभी भी एक सिंगल स्टॉक नहीं लेना चाहिए उस सेक्टर का, क्योंकि अगर आपकी उस सेक्टर के प्रति एक तरह की बुलिशनेस बनी हुई है तो डेफिनेटली बास्केट आपको बनाना चाहिए अपने ओवरऑल एलोकेशन पे। तो प्रॉब्लम को आप डील कर पाते हैं, अदरवाइज आप इस प्रॉब्लम से चूक नहीं सकते। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो फिर उस कंपनी के फंडामेंटल्स आपको समझने होंगे कि वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक स्टॉक में बने हुए हैं और वो स्टॉक आपकी मर्जी से, मार्केट की मर्जी से चलेगा, वो मुश्किल है। हर स्टॉक के अपने पैरामीटर्स है, अपनी वैल्यूएशन है, अपनी ग्रोथ है। सो इंडियन जो मार्केट है वो डेफिनेटली ग्रोथ मार्केट है, एंड ग्रोथ विथ मार्जिन एक्सपांशन
दो ज्यादा स्टॉक्स टिपिकली आप देखोगे वहां पे सबसे जल्दी से रैली आ जाती है, और जो थोड़े से बड़े साइज में है उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिकॉज इतना इजी नहीं है उनके लिए उस साइज पे ग्रो करना। जी। अच्छा मयूरेश, एक बात बताओ आप, ये भी अभिषेक सर बात कर रहे थे ना कि सब लोग होप में रहते हैं, ये होप में के चक्कर में आदमी फंस जाता है या हाइप के चक्कर में आदमी फंस जाता है? यहाँ सिचुएशन इस चीज की है कि मैं इस हाइप को देखा और उसमें कूद पड़ा और उस होप में रह गया जो मेरा चला नहीं, तो जाना किसके बीच में दोनों के? हाँ, होप ना हाइप, पेशेंस के पीछे जाना है सुमित जी। और मुझे लगता है आई थिंक पेशेंस ही सबसे बड़ा लैकिंग फैक्टर है निवेशकों के बीच में। हम कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, बट रोज देखते रहते हैं कि भाव क्या हुआ है शेयर का। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी दिक्कत है रिटेल इन्वेस्टर्स की। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म विजन या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई है, और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है एनीवेयर मोर देन 1 to 2 years एटलीस्ट, इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इफ दैट इज अ टाइम पीरियड दैट यू आर लुकिंग एट, और ये समय सीमा आप अगर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा। क्या आप लार्ज कैप्स होल्ड करते हैं या क्वालिटेटिव मिड कैप्स, और कंपैरिजन में व्हेन अ मार्केट मोमेंटम इज देयर, ये चलते ही नहीं है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। दुख जरूर होता है जैसे आपने सवाल पूछा है, बट अगर आपने लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी ड्रॉ आउट की, तो आप देखेंगे कि आपके जो कंपाउंडेड रिटर्न्स है ऑन होल्डिंग ऑन टू क्वालिटी स्टॉक्स, ये रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू द रेस्ट। तो आपका एग्जांपल तो बिल्कुल आईटीसी पे भी फिट बैठता है। 200 रुपए 250 रुपए पे आईटीसी ने किसी ने देखा नहीं, बहुत समय तक चला नहीं, जब चला तो रुका नहीं, तो जिन्होंने लिया नहीं वो अब चलने पर लेने की सोच रहे हैं। तो उस तरह के निवेशक क्या करें? हाँ मयूरेश? तो पेशेंस रखना पड़ेगा सुमित। वापस आई थिंक द होल वर्ल्ड इज अबाउट पेशेंस। जब वैल्यूएशंस ठीक ठाक थे फॉर द कंपनी इटसेल्फ विद इन द सेक्टर, अगर आपने हिम्मत जुटाई थी क्योंकि क्वालिटेटिव स्टॉक था, और आपने हिम्मत नहीं जुटा पाए, द स्टॉक केप्ट ऑन मूविंग इन वन डायरेक्शन, ऑब्वियसली आई थिंक जो वैल्यूएशंस पे एक साल पहले ट्रेड कर रहा था, विच वाज कंपैरेटिवली द चीपेस्ट पूरे एफएमसीजी स्पेस में, आज थोड़े से मिड टियर वैल्यूएशंस आ गए हैं, हायर एंड ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस पे आ गए हैं। तो अभी विकल्प आपके पास दो है, अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और अगर आपका यहाँ से भी लॉन्ग टर्म व्यू है लुकिंग एट आईटीसी, यू विल हैव टू प्रोबेबली वेट फॉर अ पुल बैक। और ये आशा में ना रहे आप, अगेन दैट होप फैक्टर, कि अगर यहाँ से और 5-10% चल गया तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। ऐसी नहीं है, मार्केट्स कभी भी लीनियर नहीं होते। मार्केट्स विल ऑब्वियसली वर्क इन टर्म्स ऑफ हाउ ग्लोबल कंडीशंस आर, मैक्रो कंडीशंस आर, और मौका हमेशा मिलता है इन्वेस्टर्स को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से आई थिंक पुल बैक्स की राह देखनी पड़ेगी आपको। और अगर आप सिप करना चाहते हैं, देन प्रोबेबली डू अ सिप इन आईटीसी ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। हर एक महीने में आप एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी और वैल्यू डालते जाएं, और 12 महीने तक निवेश करते जाएं, देन प्रोबेबली स्टे इन्वेस्टेड ओवर लॉन्गर पीरियड। तो जिन अंडर बात कर रहे हैं उस पर भी अभी चर्चा करनी बाकी है, क्योंकि हर कुछ भागा नहीं है बाजार में।